Hello everyone, welcome back to GK Today and very good morning. So I hope you all are doing very well. So कल के सेशन में आप सभी के पॉजिटिव हेल्दी रिस्पांस को देखकर फील मोटिवेटेड. सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 2 जुलाई का करंट सेशन विथ इन डेप्थ एनालिसिस. आल्सो ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट है जीके टुडे के डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें से हम 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं और अदर 10 क्वेश्चंस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जीके टुडे के एप्लीकेशन को. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. So here, what is the rank of India in the Artificial Intelligence Preparedness Index 2024? So Artificial Intelligence Preparedness Index 2024 में इंडिया की रैंकिंग की बात की जा रही है. सो इसको रिलीज करा है, इस इंडेक्स को रिलीज करा है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको रिलीज करा है. और इसमें टोटल 174 कंट्रीज में से इंडिया को दिया गया है 72nd रैंक. फाइन. सो इंडिया इज ऑन 72nd प्लेस आउट ऑफ 174 कंट्रीज in AI index released by IMF. Fine. So जो की डिस्कशन पॉइंट है इस इंडेक्स के, लेट्स सी. टोटल 174 कंट्रीज की डेटाबेस को कलेक्ट किया गया. कौन कंट्री कितनी रेडी है एआई टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए और अडेप्ट करने के लिए, उस बेसिस पे सॉर्ट किया गया डेटा को और 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया: लो इनकम कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड एडवांस इकोनॉमीज. फाइन. इसी में एडवांस इकोनॉमीज में आता है यूएस, जिसको रैंक 3rd दी गई है. और टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने. सो रैंक 1 इज ऑफ सिंगापुर. रैंक 2nd पे डेनमार्क है. इंडिया आता है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में और इंडिया की रैंकिंग है 72, जबकि चाइना भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में है और रैंक 31st पर है. इंडिया की जो नेबर कंट्री है जस्ट लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इन्हें कैटेगराइज किया गया है लो इनकम कंट्रीज में और इनको रैंक दी गई है. बांग्लादेश की रैंक 113 है एंड श्रीलंका की रैंक 92 है. फाइन. सो सिंपली आपको ध्यान रखना है इस एआईपीआई इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 72 है. फर्स्ट रैंक पे कौन है? सिंगापुर है. चाइना की रैंक 31st है. यूएस की रैंक 3rd है एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका की रैंक 113 एंड 92 है. फाइन. आगे बढ़ते हैं रिवीजन सेशन पे, जो रिसेंटली रैंक एंड इंडेक्सेस रहे हैं न्यूज में. सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? सो फ्रीडम इंडेक्स आया था रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी बता सकते हैं? सो इंडिया था 159th रैंक. फाइन. So next is according to World Cyber Crime Index 2024, what is the rank of India in cyber crime globally? So cyber crime में इंडिया को कैटेगराइज किया था, याद आ रहा है कुछ? 10th रैंक पर. ठीक है, 10th रैंक पर आता है. फूड वेस्ट इंडेक्स आया था 2024, जिसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा था? सो यूएनईपी ने इसको रिलीज करा था. अब इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है ये आपको बताना है, कमेंट में आप बता सकते हैं. Next one is what is the rank of India in the Global Human Development Index according to UNDP latest report? So UNDP ने रिलीज करी Global Human Development Index और इसमें इंडिया की रैंकिंग 134 रही थी. Next is what is the rank of India in Gender Inequality Index? GII 2022 का डेटा है ये, रिलीज बाय UNDP और इसमें इंडिया की रैंकिंग 108. फाइन. सो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो कि 2022 के डेटा के बेस पे था, उसमें इंडिया की 108 रैंक थी. फाइन. सो रिसेंटली एआईपीआई इंडेक्स जिसमें इंडिया की 72nd रैंक. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Recently, who has been elected as the new president of European Council on the European Union? So European Union, a big political group of the world. So इसके recently बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है. मेजर हम 3 अपॉइंटमेंट की बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल. ठीक है, यूरोपियन यूनियन में जो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन है वो यूरोपियन कमीशन की है, देन यूरोपियन काउंसिल की है. तो मैं यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल की बात कर रही हूँ. यूरोपियन काउंसिल के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? सो द आंसर इज एंटोनियो कोस्टा. नेम इज एंटोनियो कोस्टा. सो एंटोनियो कोस्टा द यूरोपियन काउंसिल्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये बनने वाले हैं और ये ऑलरेडी पोर्टुगल के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. फाइन. इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. एंटोनियो कोस्टा के बारे में जो की डिस्कशन पॉइंट है, यूरोपियन काउंसिल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं. इंडिया के की पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इनका जो निक नेम है, इन्हें कहा जाता है गांधी ऑफ लिस्बन. ठीक है, गांधी ऑफ लिस्बन इनका उपनाम है ड्यू टू देयर हिज सिंपल लाइफस्टाइल एंड इंडियन रूट्स. इंडियन कनेक्शन देखते हैं.
इनको 2017 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका है। सो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटोनियो कोस्टा को 2017 में भारत सरकार ने दिया था प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। प्लस इनके पास ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये इंडिया में आकर रह सकते हैं, यहाँ पर वर्क कर सकते हैं इंडेफिनिटली। फाइन। इसी के साथ जो अदर अपॉइंटमेंट हुई थी वो है यूरोपियन कमीशन की। सो रिसेंटली जो हेड बनी है द लीडर ऑफ यूरोपियन कमीशन, उनका नाम क्या है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, सो ये एक अपॉइंटमेंट न्यू हुई है ईयू की, यूरोपियन यूनियन की। सो सेकंड टर्म होगा इनका, पहला टर्म भी यही था। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बनी है, हेड बनी है। फाइन। और ये बने हैं यूरोपियन काउंसिल के। ठीक है, इससे पहले जो करियर पाथ क्या है इनका, प्राइम मिनिस्टर रह चुके पोर्तुगाल के, कौन? एंटोनियो कोस्टा। मेयर ऑफ लिस्बन थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये इनका करियर ग्रोथ है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर, मेयर ऑफ लिस्बन, प्राइम मिनिस्टर, और बन चुके यूरोपियन यूनियन के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इसी के अलावा एक अपॉइंटमेंट और हुई है काजा कलास की, काजा कलास, जो कि बनी है हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो टोटल 27 कंट्रीज है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, और मास्ट्रिच ट्रीटी से इनको स्टार्ट किया गया था 1993 में। ठीक है, सो हिस्ट्री में ये जो ट्रीटी है यूरोपियन यूनियन के लिए, मास्ट्रिच। फाइन। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल इज एंटोनियो कोस्टा, एंड यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन बनी है? उर्सुला वॉन डेयर लेयन। Fine, let's move to the next question. Next is recently where was the Financial Action Task Force meeting held? FATF मीटिंग की बात की जा रही है, रिसेंटली कहाँ पर हुई? सो रिसेंटली FATF की जो मीटिंग हुई है वो हुई है सिंगापुर में हुई है। ठीक है, FATF की सिंगापुर में रिसेंटली मीटिंग हुई है। अब FATF एक्चुअली काम क्या करता है? लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो बेसिकली इसका जो पर्पस है वो है टेररिज्म से लड़ना, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना। ये इसकी पर्पस है, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, फाइट टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्रोटेक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। 1989 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था। जनरली आप न्यूज में पढ़ते हैं आए दिन, किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला गया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया, ब्लैक लिस्ट में है नॉर्थ कोरिया। सो बेसिकली ये जो लिस्ट सिस्टम है डिफाइन कौन करता है? सो एफएटीएफ की जनरली टू टाइप की लिस्टिंग सिस्टम है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को डाला जाता है जिनको वार्निंग देनी हो कि देखिए आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आप अभी अपने में सुधार कर लीजिए, अदरवाइज आप एकदम नॉन कोऑपरेटिव कंट्री हो जाएगी और जितने भी टेररिस्ट अटैक होगी उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सो ग्रे लिस्ट में डालकर उनको इस तरीके की वार्निंग दी जाती है। सो ऐसी कंट्रीज जो सेफ हेवन है फॉर टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, जस्ट लाइक केन्या हो गया, नाइजीरिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये अभी ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, टोटल 21 कंट्रीज है डेटा। ये डेटा थोड़ा अपडेटेड नहीं है। वार्निंग टू कंट्रीज के लिए ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, जबकि ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज है जो नॉन कोऑपरेटिव है और इन्हीं को जिम्मेदार बताया जाता है टेरर फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जस्ट लाइक अभी 3 कंट्रीज है, ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। म्यांमार को इसलिए डाला गया था क्योंकि यहाँ पर जो मिलिट्री कूप हुआ था उसके बाद ही म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला था एफएटीएफ ने। अभी रिसेंटली इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। सो इंडिया रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में आता है, किसी कैटेगरी में नहीं है, वो भी ग्रे लिस्ट नहीं है, ब्लैक लिस्ट नहीं है, रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में आता है। और रशिया, फ्रांस, इटली, यूके भी इंडिया के साथ रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में आता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने 2006 में ज्वाइन किया था एज ए ऑब्जर्वर और फुल मेंबर बना था 2010 का। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इंडिया एफएटीएफ का फुल मेंबर कब बना था? 2010 में। फाइन। तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर जो रिसेंट मीटिंग हुई है वो सिंगापुर में हुई है और इंडिया को डाला गया है किस रिपोर्ट पे, किस कैटेगरी में? रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में। फाइन, आगे बढ़ते। सो रिसेंट जो कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग हुई है, लेट्स सी। सो रिसेंटली वेयर वाज द यूएस लीड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? सो ये हुई है सिंगापुर में ही हुई है। सिंगापुर इज आंसर। रिसेंटली वेयर वाज द 6th मीटिंग ऑफ इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म? सो इंडिया जापान पे न्यू दिल्ली में हुई थी, याद है। और इसी के साथ एक मीटिंग और हुई थी काउंटर अटैक टेररिज्म हेल्प पर, ये कहाँ पर हुई थी? सॉरी, इंडिया और यूके की, इंडिया और यूके की भी कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में ही हुई थी। रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव मीटिंग? सो कोची में 46th हुई थी और इंडिया ने ही इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट, एमिनेंट पर्सन, थर्ड एमिनेंट पर्सन मीटिंग ऑफ बीमस्टेक, ये कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था।
एंड 12th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुआ था? उलन बटोर में हुआ था। आंसर इज उलन बटोर। फाइन। So ये हो गई recent conferences and meeting. Let's move to the next one. So here, what is the primary objective of GSAT-20 satellite recently in news? So recently GSAT-20 satellite news में रही, ISRO's new milestone. Recently Falcon 9 rocket की help से इसको release किया गया. That's why ये news में रहा GSAT with Elon Musk. क्या रही थी खबर? Let's see. So GSAT-20 satellite एक टाइप की के ए बैंड सैटेलाइट है। जनरली सैटेलाइट के दो टाइप में डिवाइड किए, के ए और एक के यू होता है, जिसमें से ये जो सैटेलाइट है ये के ए बैंड सैटेलाइट में आती है। बस आप इतना ध्यान रखिए, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। और इसको फाउंड करा है एनएसआईएल ने। एनएसआईएल क्या है? कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसरो का जो कमर्शियल आर्म है वो एनएसआईएल है, और इसी ने इसका डेवलप करा है GSAT-20 सैटेलाइट। और GSAT कैटेगरी में ये सेकंड सैटेलाइट है। इससे पहले भी एक सैटेलाइट को वो 2022 में लॉन्च कर चुके हैं, फर्स्ट डिमांड ड्राइवन मिशन के तहत। ठीक है। सो रिसेंटली स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को यूज करके सक्सेसफुल इसको लॉन्च किया गया। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। 32 बीम्स फॉर इंडिया कवरेज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा। यानी ये जो सैटेलाइट है 32 बीम्स फॉर पैन इंडिया कवरेज करेगा, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड को भी कवर करेगा। सो बेसिकली कमर्शियल सैटेलाइट है, जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको एक्सपेंड करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। एनएसआईएल का रोल क्या है कि कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है, और उसी ने ही जीसैट को डेवलप करा है। जनरली लॉन्च करता है, ओन करता है, ऑपरेट करता है सैटेलाइट्स को। कौन सी? कमर्शियल सैटेलाइट्स। फाइन। इससे पहले 2022 में GSAT-24 को लॉन्च किया गया था, जो कि फर्स्ट डिमांड ड्राइवन मिशन है। फाइन। सो आगे बढ़ते हैं इसरो के करंट न्यूज पे, जो कि अभी खबरों में रही। सो रिसेंटली इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव डेब्री फ्री स्पेस बाय विच ईयर? सो डेब्री फ्री होना है कौन से साल तक? सो ईयर है 2030 टारगेटेड ईयर। Recently, which organization has been designated as the nodal center for space science and technology awareness training START program by the ISRO? So ISRO का जो प्रोग्राम है स्टार्ट, उसके लिए जो नोडल एजेंसी है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? So Gujarat Council on Science and Technology. Fine. What is the main objective of India Chandrayaan 4 mission, and as announced by ISRO chief S Somanath recently? So India's Chandrayaan 4 mission का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? मून से सॉइल को कलेक्ट करना है और वापस अर्थ पर लेकर आना है, टू कलेक्ट सॉइल from the moon and bring back to the earth. Next, recently which space company has successfully fired the Kalam 250 at the propulsion tested by the ISRO? So ये step किया गया Skyroot के द्वारा, Skyroot Aerospace. Answer is Skyroot Aerospace. Fine. So let's move to the next one. So ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल कैटेगरी का क्वेश्चन है, Gardi Sukhdub Island recently seen in the news is located in which sea? So recently ये जगह रीजन जो कि इंटरनेशनल में आता है, कहाँ पर लोकेटेड है? नाम क्या है? गार्दी सुखदुब आइलैंड। सो एक्चुअली ये है कैरेबियन सी में, लोकेटेड है कैरेबियन सी में। मैप के थ्रू एक बार इस जगह का एनालिसिस कर लेते हैं। कहाँ पर है? देखिए कैरेबियन सी है, ऊपर कौन है? नॉर्थ अमेरिका, नीचे कौन है? साउथ अमेरिका। सो कैरेबियन सी में यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, इन्हीं में ही आता है ये रीजन। नाम क्या है? गार्दी सुखदुब आइलैंड। फाइन। कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पर एक चैनल बढ़ता है, बता सकते हैं? लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सो गार्दी सुखदुब आइलैंड कहाँ पर है? कैरेबियन सी में है, और कैरिबियन सी में ही टोटल 365 आइलैंड का ग्रुप है, जिसे सन ब्लास आर्किपेलागो कहा गया है। उन्हीं में से एक है ये गार्दी सुखदुब आइलैंड। रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ से जो पॉपुलेशन है उस कंप्लीट पॉपुलेशन को सरफेस पर ट्रांसफर किया जा रहा है। एंटायर आइलैंड की पॉपुलेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। और इस प्रकार जो पनामा है वो फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री बन गया है एंटायर आइलैंड की पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करने वाला।
रिलोकेशन होगा। रीजन क्या है? सी लेवल का जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है, और दैट्स वाई वहां से पॉपुलेशन को हटाना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, सो टोटल 300 फैमिलीज को रिलोकेट किया जा रहा है। इसी के साथ 2050 तक इनका टारगेट है कि जितने भी आइलैंड की पॉपुलेशन है उनको वहां से सरफेस पे रिलोकेट किया जाए। कैरेबियन सी की हमने बात कर ही ली है। सेकेंड लार्जेस्ट मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बिटवीन है। और जिस चैनल की हम बात कर रहे थे, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को जो ज्वाइन करता है, वो चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल, युकाटन चैनल। आंसर इज युकाटन चैनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, न्यूज में रहा है कैरेबियन सी अभी। सो मैक्सिको को ज्वाइन करता है युकाटन चैनल। Fine, let's move to the some revision question. Region in news. So Kharkiv region recently seen in the news is located in which country? So ये यूक्रेन में है। कहाँ पर है? यूक्रेन। Next is Androd, Kilton and Kalpeni Island recently seen in the news due to coral bleaching are located in which region of the India? So ये लक्षद्वीप में है। कहाँ पर? लक्षद्वीप सी में। डार्फोर रीजन, ये भी अभी हंगर क्राइसिस के कारण न्यूज में था। किस कंट्री में है? सूडान में है। So let's move to the next question. Central Electronics Limited, which was recently granted Mini Ratna status, comes under which ministry? So CEL को recently Mini Ratna का कैटेगरी मिली है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है? सो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो सीईएल का रोल क्या है? सो जितने भी सोलर डिवाइसेस है उनका जो डेवलपमेंट करता है वो कौन करता है? सीईएल। ठीक है, काफी लो लेवल पर थी ये कंपनी, और अब ये ऊंचाइयां छू रही है, काफी टॉप पे पहुंच चुकी है। इसका जो प्रॉफिट है ना वो अप्रोक्स 58 करोड़ है एनुअली। ठीक है, और जितने भी सोलर आइटम है इंडस्ट्री में वो सब कौन डेवलप करता है? सीईएल करता है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यानी लैब से लेकर इंडस्ट्री के बीच तक का जो सफर कराता है वो कौन कराता है? सीईएल, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है ये। और कौन है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैबिनेट मिनिस्टर? ये आपको बताना है। सो रिसेंटली मिनी रत्न का दर्जा मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1974 में फाउंड ईयर था इसका। सोलर एनर्जी सिस्टम में, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ये एक्सपर्टाइज रखती है। सोलर सेल, रेलवे सिग्नलिंग इक्विपमेंट, इन सभी को बनाने में सीईएल का ही रोल है। फाइन। सो रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है मिनी रत्न का दर्जा। लेट्स मूव टू दी some revision questions. REC Limited recently won the Scotch ESG Award 2024. So REC को मिला था, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? So मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल recently delivered two Dornier 228 planes to which country? So ये गए थे गुआना को गए थे। आंसर इज गुआना। Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) recently signed an MOU with whom to enhance peaceful use of nuclear energy. So ये एनसीसी के साथ किया गया था, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प। और इंडिया नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इन्होंने अभी अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस खोला था, और कहाँ पर? बांग्लादेश में। फाइन, let's move to the next question. So what is the main purpose of the Sangyan app recently launched by Railway Protection? सो रिसेंटली संज्ञान ऐप को लॉन्च करा आरपीएफ ने, और उसका मेन पर्पस क्या है? सो उसका मेन पर्पस है टू एजुकेट एंड एम्पावर आरपीएफ पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल लॉ। यानी क्रिमिनल लॉज के बारे में, भारतीय आचार संहिता के बारे में, जितने भी लॉज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और एम्पावर करना, एजुकेट करना आरपीएफ स्टाफ को। पर्सनल स्टैंड फॉर स्टाफ। फाइन। सो ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर आरपीएफ, डीजी आरपीएफ, इट्स नॉट डॉक्टर, सॉरी, डीजी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ है, उन्होंने रिसेंटली रिलीज करा है संज्ञान ऐप, अ कंप्रेहेंसिव लीगल रेफरेंस फॉर रेलवे पर्सनल। सो मनोज यादव, डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रिसेंटली इन्होंने लॉन्च करा है संज्ञान ऐप। डेवलप करा है आरपीएफ टेक टीम ने। पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है क्रिमिनल एक्ट्स पर, जो कि भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सभी को कवर करेंगे। फाइन। सो रिसेंटली जो संज्ञान ऐप आया है वो किसने लॉन्च करा है? आरपी ऐप ने।
Fine. Let's move to the next question. Next is Neoma Chushul region recently seen in news due to flash flood is located in which state or UT? So recently न्योमा चुशुल रीजन ये न्यूज में रहा था। कहाँ पर है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। इसकी एक्चुअल लोकेशन हम ट्रेस करें तो इस तरीके से है कि ये रहा लद्दाख, यहाँ पर ऊपर साइड चीन है, ये भारत का मैप है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर गिलगित है, और ये है हमारा चुशुल एरिया। यहाँ से आती है श्योक रिवर, ठीक है, श्योक रिवर ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ पर है चुशुल रिवर, चुशुल एरिया जो कि नियर बाय है एलिसी के, अक्साई चीन के नियर बाय है। फाइन। तो ये तो हो गई जगह। इंसिडेंट क्या रहा था? इंसिडेंट ये था कि न्योमा चुशुल एरिया जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, वहां पर रिसेंटली 5 आर्मी पर्सनल जिनमें से एक जेसीओ है और 4 जवान, उनकी श्योक रिवर में डूबने से निधन हो गया है। एक्चुअली ये मिशन जो इंसिडेंट है ये हुआ कैसे कि वो लोग टैंक एक्सरसाइज से रिटर्न हो रहे थे वापस अपने कैंप के लिए, लेकिन बीच में श्योक रिवर में उनका जो टैंक है T-72 टैंक वो स्टक हो गया, और वाटर लेवल के इंक्रीज होने से वो सभी की सभी वही डूब गए। दैट्स वाई उनका डेथ हो गया। दैट्स वाई ये जगह अभी न्यूज में रही, न्योमा चुशुल एरिया। फाइन। सो कहाँ पर है ये? ईस्टर्न लद्दाख में है। यहाँ से दो पार्ट हम कवर कर सकते हैं, एक तो T-72 टैंक के बारे में प्लस एक शोक रिवर के बारे में। T-72 टैंक का जो हिस्ट्री है एक बार हम वो देख लेते हैं। इससे एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन राइनो। दैट्स वाई मैंने इसको लिया है। ऑपरेशन राइनो क्या है? सो एक्चुअली इसको करा है सोवियत यूनियन ने, रशिया ने डेवलप करा था 1971 में। इंडिया ने डील करी थी 1982 में, और 1982 में अप्रोक्स 2000 टैंक्स की डील हुई थी, ठीक है। फिर 2001 में आया था ऑपरेशन राइनो। ऑपरेशन राइनो के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था कि जितने भी ये टैंक आए 2000, इनका क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडर्नाइज T-72 टैंक्स फॉलोइंग द फेलियर ऑफ डीआरडीओ अर्जुन मेन बैटल टैंक। यानी उसी टाइम पे डीआरडीओ का अर्जुन मेन बैटल टैंक फेलियर हुआ था, तब गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था कि जो T-72 टैंक है उन्हीं को ही मॉडर्नाइज करना है, और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन चलाया था राइनो। फाइन। इसी के साथ अगेन T-72 टैंक को मॉडर्नाइज किया गया और इसको नाम दिया गया CI अजया। सो अभी जो नाम है मॉडर्न T-72 टैंक्स का वो क्या है? कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजया, ठीक है। और ये इस टैंक को गलवान क्लैश में भी डिप्लॉय किया गया था। लद्दाख में जब गलवान क्लैश हुआ था 2020 में चाइना और इंडिया के बिटवीन, तब इन्हीं टैंक्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया था चाइनीज आर्मी के खिलाफ। फाइन। सो ये रोल है T-72 टैंक का हिस्ट्री में, ऑपरेशन राइनो से लेकर गलवान क्लैश तक। इसी के साथ श्योक रिवर न्यूज में रही। श्योक रिवर ओरिजिनेट होती है रिमो ग्लेशियर से। कहाँ पर है? लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है। काराकोरम रेंज से बहती है, गिलगित बाल्टिस्तान तक आती है, देन कहाँ पर आ गई है? इंडस रिवर एट कैरीस में मिलती है, इंडस रिवर के साथ मिल जाती है। ट्राइबिटरी रिवर कौन है इसकी? नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर ट्राइबिटरी रिवर ऑफ श्योक रिवर। फाइन। सो रिसेंटली ये इंसिडेंट रहा, दैट्स व्हाई न्यूमा चुशुल रीजन न्यूज में रहा। फाइन। Let's move to the next one. So, which state government recently launched the मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? So, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम ये अभी लॉन्च हुआ है, किसने? महाराष्ट्र ने करा। इसकी जो की डिस्कशन पॉइंट है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करा है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है विमेन्स को, गर्ल्स को, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। 21 से 16 ईयर की एज को टारगेट किया जाएगा, 21 to 60। मंथली अलाउंस दिया जाएगा 1500 रुपीज का, और टोटल जो बजट आया है इसके लिए वो 46,000 करोड़। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना बजट आया है? 46,000 करोड़ का आया है। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी गर्ल्स को, अनएम्प्लॉयड गर्ल्स को सपोर्ट किया जाएगा, जो एलिजिबल विमेन है उन्हें फाइनेंशियल एड दिया जाएगा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के द्वारा। फाइन। So let's move to the next question and the last one. Recently, who has been appointed as the 35th Foreign Secretary of India? 35th Foreign Secretary of India. किन्हें अभी recently appoint किया गया? So the answer is Vikram Misri. So recently Vikram Misri की appointment हुई है as a Foreign Secretary. 35th Foreign Secretary बनेंगे ये विनय काबत्रा को रिप्लेस करके, ठीक है। सो विक्रम मिस्री 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। इनसे पहले कौन है? विनय मोहन काबत्रा।
करंटली ये सर्व कर रहे एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। अब इनका 2 पॉइंट है, हिस्ट्री में 2 रोल है इनका, गलवान क्राइसिस में, और एक क्राइसिस है रोहिंग्या क्राइसिस जो कि म्यांमार में हुआ था। गलवान क्राइसिस कब हुआ था? 2020 में, अभी हमने बात किया था। उन टैंक को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था 2020 में जब गलवान क्राइसिस हुआ था। तो एम्बेसडर टू चाइना थे, तो एम्बेसडर टू चाइना कौन थे? विक्रम मिस्री, और काफी बड़ा रोल रहा इनका नेगोशिएशन करने के लिए, कंडक्टेड बैकरूम नेगोशिएशन विथ चाइना। ठीक है, सो इनको चाइना मैन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्बेसडर टू म्यांमार रहे थे 2016 से 2018 में, और जब 2017 में म्यांमार में क्राइसिस आया था कि वहां की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी जिनके रोहिंग्या कम्युनिटी बोलते हैं, तो म्यांमार में रोहिंग्या कम्युनिटी को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ा था, और वो लोग बांग्लादेश और अदर जगह पर गए थे, इंडोनेशिया में। सो म्यांमार में जो वायलेंस हुआ था, वहां से रोहिंग्या कम्युनिटी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है, कि उनको वहां से हटाया गया था, डिस्प्लेस किया गया था। दैट्स वाई वो जो क्राइसिस हुआ था रोहिंग्या क्राइसिस। और उस टाइम पे जो एम्बेसडर थे म्यांमार के, वो 2017 में कौन थे? विक्रम मिस्री। सो हिस्ट्री में इनके ये 2 महत्वपूर्ण रोल रहे हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट के तौर पे अगर हम बात करें, सो लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा कौन बने? जेपी नड्डा, वी ऑल नो। प्रोटेम स्पीकर ये कौन बने? भरत रूहनी मोहतल। कौन बने? भरत रूहनी मोहतल। नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनने वाले? उपेंद्र द्विवेदी। ये इंपॉर्टेंट है, उपेंद्र द्विवेदी नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 77th चेयरपर्सन कौन बनने वाले हैं? अपूर्व चंद्र। आंसर इज अपूर्व चंद्र। फाइन, सो इसी के साथ ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, जैसे कि मैंने एंजॉय किया है आप सभी को पढ़ाने में। फाइन, सो स्क्रीन पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन शो हो रहे हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एज अ रिवीजन काम करेगा और आपको याद भी हो जाएगा। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू जीके टुडे।